हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 5 जो कि हम उद्योग कल ही स्टार्ट कर दिए थे, तो आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि उद्योगों का वितरण। ठीक है, इसमें लौह उद्योग, सूती उद्योग, इन सारे उद्योगों के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम प्रमुख उद्योगों के वितरण के बारे में। देखिए, विश्व के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात उद्योग हो गए, सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। और लौह इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग है एक नया उभरता हुआ उद्योग है। देखिए, उभरते हुए उद्योग को ना सनराइज उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी है ना, स्वास्थ्य, लाभ, सत्कार, ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है। अब देखिए, वे देश जिसमें लौह इस्पात उद्योग अवस्थित हैं वो कौन कौन से देश हैं? जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस। और वस्त्र उद्योग जो है वो कहाँ कहाँ है? भारत में हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान में संकेंद्रित है ना। और सूचना प्रौद्योगिकी है ना, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मुख्य केंद्र जो है वो मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली और भारत के बंगलुरु प्रदेश में है। कहाँ कहाँ है सूचना प्रौद्योगिकी? कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और जो है भारत के बेंगलुरु में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग की। तो देखिए, अन्य उद्योगों की तरह लौह इस्पात उद्योग भी बहुत जो है निवेश उसमें ज़रूरत पड़ती है, प्रक्रम की ज़रूरत पड़ती है और निर्गत शामिल है। हमने इस टर्म के बारे में पिछले वीडियो में हम अच्छी तरीके से जान चुके हैं। देखिए, यह एक पोषक उद्योग है जिसके जो है उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो उद्योग के लिए जो है निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर जैसे कच्चे माल के रूप में भी सम्मिलित करना होता है ना। लौह अयस्क से इस्पात का निर्माण की प्रक्रिया जो है कई चरण में शामिल है। जैसे देखिए, कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है ना, उसे प्रज्वलित किया जाता है। प्रज्वलन का मतलब क्या होता है? ये एक प्रोसेस है। अच्छा देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है धातु को, है ना, अयस्क से। कैसे निकाला जाता है? उच्च गलनांक पे, ठीक है, यानी कि जिसे प्रज्वलित किया जाता है। इसके बाद जो है इसे परिशोधित होता है और जो है इससे प्राप्त उत्पाद जो है इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए, इस्पात जो होता है ना वो कड़ा होता है, इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, ठीक है। और ये जो है तार बनाए जा सकते हैं इसके, है ना, जैसे देख लीजिए एल्यूमिनियम, निकिल, तांबा जैसी जो अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इनकी मिश्र धातुएं जो है वो बनाई जाती हैं। अब आप ये देख पा रहे होंगे फिगर में, झोंका भट्टी से जो है लौह अयस्क से, देखिए लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोक, ठीक है, इसमें डाला जा रहा है ना। फिर क्या हो रहा है? ये झोंका भट्टी है, ठीक है, इधर से जो है गर्म वायु अंदर जा रही है और इधर से जो है प्रज्वलित लोहा बाहर निकल रहा है, ठीक है, और ये जो है इधर धातु के मल निकल रहे हैं। तो इस प्रकार जो है झोंका भट्टी कार्य करती है। आगे देखते हैं। देखिए, मिश्र धातु निकल गई, ठीक है, तो मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता और दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो प्रदान करती है। तो देखिए, ये जो इस्पात होते हैं ना, ये प्रायः जो है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है, ठीक है। जिस प्रकार हमारे शरीर में मेरुदंड जो है वो हमें सीधा रखने में मदद करती है। आप पीछे देखते होंगे कि हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है, पीठ में देखते होंगे वर्टिब्रल कॉलम है, वो कहाँ से जुड़ी होती है? सर के मेरुदंड से, स्पाइनल कॉर्ड से, और वो जो है हमारे जो है शरीर को सीधा रखती है। इसी प्रकार आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्या है? इस्पात है। तो जो है लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं, या फिर इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। जैसे देखिए, पोत हो गया, है ना, पोत यानी कि जो भी पोत वाहन होते हैं, जो है पानी में पोत चलते हैं ना, शिप्स होती हैं जो, और रेलगाड़ी हो गया, ट्रक, ऑटो, ठीक है, इन सारे अधिकांशतः जो है ये इस्पात के बने होते हैं। यहाँ तक कि आपकी साड़ी की सेफ्टी पिन
या सुइयां ले लीजिए, जिनका उपयोग आप करते हैं वो भी इस्पात से बनी होती हैं। तो तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से वेधित किए जाते हैं, है ना। और क्या होता है, इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। देखिए कितना यूज़ है इस्पात का। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है ना। चट्टानों से जब हम खनिज निकालते हैं तो क्या हम हाथ से निकाल लेते हैं? नहीं, हम जो है इस्पात से बने उपकरणों का प्रयोग करते हैं। कृषि यंत्र जो भी, जैसे थ्रेशर मशीन ले लीजिए, है ना। बहुत सारी ऐसी मशीनें हैं जो कृषि में यूज़ होती हैं, वो सारे जो है इस्पात से बने होते हैं। विशाल भवनों का जो ढांचा होता है वो इस्पात से बनाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके डेली यूज़ में होती हैं, वो इस्पात से बनी होती हैं, है ना। तो 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। अब बाद में क्या हुआ, बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप, नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद जो है स्थिति और सुधरी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि यानी कि तटीय क्षेत्रों में, है ना, समुद्र पत्तन तो वहीं होता है, तो तटीय क्षेत्रों में भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस्पात का निर्माण का कार्य जो है ना इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क जो है विदेशों से आयात करना पड़ता था। अब आप जैसे फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति है ना। 1800 के पूर्व आप देख पा रहे होंगे, देखिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और 1950 से जो है अब तक की सर्वोत्तम स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख के या फिगर आउट कर पा रहे होंगे किस प्रकार जो है स्थितियाँ चेंज हुई हैं, ठीक है। पत्तन के पास इसलिए लगाई गई हैं 1950 के पास क्योंकि जो है विदेशों से आयात होता है। अब विदेशों से आयात होता है लौह इस्पात वगैरह, तो जाहिर सी बात है पत्तन के पास ही रखना पड़ेगा ना, तभी तो जो है वो आयात निर्यात का जो है माध्यम होगा। तो भारत में लौह इस्पात जो है कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का जो लाभ लेते हुए विकसित हुए, है ना। सभी महत्वपूर्ण इस्पात जो उत्पादक केंद्र हैं जैसे कि भिलाई हो गए, दुर्गापुर, बर्नपुर, ठीक है, जमशेदपुर, राउरकेला, अभी हम इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है। राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित है, ठीक है, जो 4 राज्यों में फैले हुए हैं। देखिए ये सारे जिनके नाम लिए मैंने, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। और भद्रावती और विजयपुर जो है वो कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। सलेम जो है वो तमिलनाडु के जो है अन्य महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र है जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। अब आप ये विश्व का मानचित्र देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे आपको ब्लैक डॉटेड दिख रहे होंगे वहाँ पे लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है। भारत में देखिए इधर, ठीक है, यूरोप में, जापान में, है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यहाँ ब्राज़ील में, ठीक है, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में इधर, है ना। अभी हम डिटेल में देखते हैं भारत के रेफरेंस में। सबसे पहले बात करते हैं जमशेदपुर। अब देखिए 1947 के पूर्व ना भारत में केवल एक इस्पात कारखाना था जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आज भी ये कंपनी है टिस्को, है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये जो है निजी स्वामित्व में था, ठीक है, स्वतंत्रता के पहले की बात कर रही हूँ मैं, ठीक, निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात जो है सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया, यानी कि अब ये निजी से क्या हो गया, ये पब्लिक सेक्टर का हो गया, ठीक है। बहुत से लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए और ये है जमशेदपुर, कहाँ, झारखंड में। कहाँ है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि जमशेदपुर का जो ये टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी है ये कहाँ है, तो ये है झारखंड में। तो झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई और बाद में साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारी लाइन ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। क्या हुआ, साकची का नाम बदल के क्या हो गया, जमशेदपुर। तो भौगोलिक रूप से जमशेदपुर जो है ना वो देश में लौह इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान है। अब देखिए ये जो जमशेदपुर है ना ये पूरा टाटा स्टील में जो मुख्य सड़क से जोड़ा गया है। ये जो ऑरेंज कलर की लाइनें देख रहे होंगे ये मुख्य सड़क है और ये जो है रेलवे लाइन है, यानी कि परिवहन के सारे बेस जो है यहाँ उपलब्ध है। ये जो ब्लू कलर की दिख रही होंगी ये नदियाँ हैं, ये स्वर्ण रेखा, यहाँ खरकई नदी, ठीक है,
तो ये दिख पा रहा होगा। और यहाँ टाटा इस्पात का कार्य होता है, यहाँ गोल्फ कोर्स होता है, ठीक। यहाँ पे जमशेदपुर हवाई पत्तन बनाया गया। अब देखिए सब चीज़ जो है इस कारखाने के आसपास है ना, सामान्य डाकघर भी है, टाटा का अस्पताल भी है, ठीक है। और यहाँ देखिए कॉलोनी भी बनाई गई है टेल्को की, ठीक है। तो मतलब जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो वहीं पे आसपास ही रहें, कंपनी के आसपास, वहाँ पे इस्पात का कार्य भी करें, वहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, ठीक है, वहाँ पे हवाई पत्तन भी है, हवाई अड्डे, टाटा का अस्पताल भी है, तो यानी कि सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि झारखंड में साकची को ही क्यों चुना गया इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। देखिए साकची जो है ना, कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए आ गया। यह स्थान बंगाल नागपुर जो है रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पर था। और यह स्थान जो है लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। तो उस समय जो है ना कोलकाता बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था कोलकाता में, ठीक है। तो कोलकाता को हब माना जाता था। तो टिस्को को जो है, टिस्को यानी कि टाटा जो है स्टील कंपनी, तो टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र से कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। और खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति हो जाती थी, है ना। और सरकारी प्रोत्साहन से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जब सरकारी प्रोत्साहन इसे प्राप्त हो गया तो जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए, ठीक है। इसमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास, त्वरित औद्योगिक विकास का आरंभ हुआ, यानी कि बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई, व्यापार बढ़ता गया, है ना, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती गई और लोग जो है लोगों को रोज़गार भी मिलने लग गया इन कंपनियों में। तो रोज़गार की समस्या भी जो है हल होती गई। तो भारतीय उद्योगों के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना यानी कि बेस ढांचा जो था उसके लिए लौह इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लौह इस्पात उद्योग में बृहत समकालित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिली भी जो है वो सम्मिलित हैं। जैसे देखिए इसमें द्वितीयक उत्पादक जैसे रोलिंग मिल हो गई, सहायक उद्योग भी शामिल हैं, है ना। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा पिट्सबर्ग की। किसकी? पिट्सबर्ग की। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में और ये जो है संयुक्त राज्य का महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। ध्यान रखेंगे पिट्सबर्ग जो है वो संयुक्त राज्य का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। तो पिट्सबर्ग में ना इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। कच्चा माल जैसे मान लीजिए कोयला हो गया पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, ठीक है। जबकि लौह अयस्क मिनीसोटा की जो है लोहे की खानों से प्राप्त होता है। लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है? मिनीसोटा की लोहे की खानों से, जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। और इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन यानी कि परिवहन का माध्यम क्या है? वाटर, ठीक है। नौ परिवहन किसे कहा जाता है? समुद्री रास्ते को, ठीक है। तो जो नौ परिवहन है वो सर्वोत्तम मार्ग है। तो ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है, वहीं से जो है लौह अयस्क का माध्यम है आवागमन का। और ये जो अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है, ठीक है, सस्ता ही मार्ग कहेंगे, है ना। तो ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है और ओहियो, मोनोगहेला और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। तो देखिए अब आप जहाँ भी अगर कारखाना स्टेबल करते हैं तो वहाँ पे आपको वाटर तो चाहिए ही चाहिए, है ना। अब आज जो है पिट्सबर्ग में बहुत कम मतलब कि बड़ी इस्पातें मिल हैं। ये मिल जो है पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एल्गनी नदी की घाटियों में और पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। तो परिष्कृत इस्पात यानी कि जो भी निकला हुआ इस्पात होता है स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। तो देखिए पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल हो गया, रेल पटरी उपकरण, भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग जो है कच्चे माल के रूप में करते हैं। अच्छा, ये तो थी लौह उद्योग के बारे में। अब बात करते हैं सूती उद्योग, ठीक है। सूती उद्योग ये भी बहुत प्रचलित है प्राचीन काल से ही, ठीक है। धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है ना। अंग्रेज किस लिए आकर्षित होकर आए थे हमारे देश?
सूती वस्त्र भी उसमें से एक था। ठीक है, हमारे यहाँ जो है सूती वस्त्र की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, मतलब कपास का इतना ज़्यादा उत्पादन होता है कि अंग्रेज़ जो है वो ललायत होके हमारे यहाँ आए थे और हमारे यहाँ का कच्चा माल जो है अपने यहाँ ले जाते थे और प्रॉफिट जो है वो बेनिफिट वो कमाते थे। तो देखिए, कपास हो गया, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है, हम सभी को पता है। तो उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है ना। रेशे वस्त्र जो है उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक और मानव निर्मित हो सकते हैं। रेशे कौन कौन से हो सकते हैं? या तो प्राकृतिक हो सकते हैं या तो मानव निर्मित। जो प्राकृतिक होंगे वो रेशम के कीट से निकलेंगे। मानव निर्मित तो आप जानते हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, रेयॉन हो गए, है ना। तो देखिए, प्राकृतिक रेशे जो है वो ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट से प्राप्त किए जाते हैं और मानव निर्मित रेशे हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, रेयॉन। ठीक है, तो देखिए, सूती वस्त्र उद्योग जो है ना विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी में जो है औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्त कताई तकनीकों और हथकरघों से बनाया जाता था और 18वीं शताब्दी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में जो है विश्व के अनेक दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक देशों में से हैं। तो भारत में जो है अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। तो ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और जो है हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, ठीक है, उस समय क्या फेमस हुआ करता था ये भी सुन लीजिए। ढाका का मलमल, मसूलीपट्टनम की छींट, कालीकट की जो है केलिको और बुरहानपुर, सूरत और बड़ोदरा के सुनहरी जरी काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिज़ाइन के लिए विश्व विख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता था और इसीलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। देखिए, अब जब पश्चिम से कपड़े आए तो वो सस्ते हुआ करते थे और जो है गुणवत्ता जो होती थी उनकी भी अच्छी होती थी, तो जाहिर सी बात है लोग क्यों ज़्यादा खर्च करेंगे, है ना। तो इसीलिए जो है इसकी प्रतिस्पर्धा सूती वस्त्र की जो है वो कम होती गई। तो पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल जो है मुंबई, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। तो पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। ठीक है, तो कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक, ठीक है, इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में जो है सहायक रहे। तो ये भी देख लीजिए, देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलिस्टर में स्थापित हुआ, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया। इसीलिए जो है पहला बताया जा रहा है मुंबई में, ठीक है, ये जो है बंद हो गया बाद में, लेकिन ये जो है मुंबई में जब स्टेबल किया गया तो ये सफल रहा। तो देखिए, प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता जो है कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है और जो है वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता, इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। देखिए, जैसे कोयम्बटूर हो गया, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी, पानीपत इसके जो है मुख्य उदाहरण हैं। बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद कहाँ है? आप सभी को पता है, गुजरात में है। तो अहमदाबाद गुजरात के साबरमती नदी के तट पर स्थित है। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई। ध्यान रखेंगे, 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई और यह जो है यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। तो पहली मिल कहाँ स्टेबल हुई? मुंबई में, ठीक है, और दूसरी अहमदाबाद में, ठीक है। तो दूसरा जो है सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया और अहमदाबाद को जो है ना भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे जो है सूती वस्त्र के लिए अनुकूल अवस्थिति है, ठीक है, और इसीलिए वहाँ पे के मिल में ज़्यादा उत्पादन भी होता है। तो अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे, ठीक है। और अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में बहुत निकट था
और यहाँ जो है कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता था। जलवायु कताई बुनाई के लिए आदर्श थी। सपाट भूभाग था। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही इसे मैनचेस्टर कहा जाता है ना। तो भूमि आसानी से उपलब्ध, मिलों की स्थापना के लिए उपयुक्त थी। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते थे, है ना। और सुविकसित सड़कें भी थीं यहाँ, रेल मार्ग का जाल भी था जो कि आवागमन में मदद करता था, है ना, आसानी से पहुंचाने में। और इस तरीके से जो है इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध थी। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों के आयात करने और सूती वस्त्र का निर्यात की सुविधा प्रदान करता था। परंतु हाल के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों में कुछ समस्याएं हुई। बहुत से जो है वस्त्र मिल बंद हो चुके थे। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास अहमदाबाद की मिलों की मशीन प्रौद्योगिकी नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। बात करते हैं अब ओसाका की। ओसाका जो है वो जापान में जो है स्थित है। तो जापान का ये एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है ना। इसे कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर, ठीक। और ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों की वजह से, तो देखिए ओसाका के चारों ओर ना विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि उपलब्ध सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु है जो कताई बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अब वहाँ पे है योडो नदी, ठीक है। तो योडो नदी जो है वो मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करा देती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो ही जाते हैं। पतन की अवस्थिति जो है वो कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्र के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतया आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। यानी कि वस्त्र तब बनाया जाता है कच्चे माल के लिए वो पूरी तरीके से जो है दूसरे देशों पे निर्भर है, ठीक है। और कपास जो है मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। तो परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है, ठीक है। और उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है, ठीक। देखिए कच्चे माल मंगाए जापान ने, उसने जो है प्रोडक्ट तैयार कर दिया और कम दामों में बेचेगी तो उसका जो है बाजार अच्छा चल रहा है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे कि देख लीजिए लौह इस्पात हो गई, मशीनरी हो गई, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है उद्योग शब्द से क्या तात्पर्य है। देखिए उद्योग सीधा शब्द इसका आर्थिक गतिविधि से है। यहाँ पे क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन, खनिजों का निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वे कौन से मुख्य तत्व हैं जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। सबसे पहली बात कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए। दूसरी बात भूमि होनी चाहिए। तीसरी श्रम होना चाहिए। चौथी शक्ति के साधन होने चाहिए। पांचवी चीज़ परिवहन साधन होना चाहिए, परिवहन आवागमन के भी परिवहन होना चाहिए। और छठी चीज़ भाई हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा तो हमें बाजार भी तो चाहिए, तो बाजार होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा उद्योग प्रायः आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। तो मेरुदंड कौन सा उद्योग है, लौह इस्पात उद्योग, ठीक है। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड है ये। क्यों, क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए इसकी आधारभूत सामग्री, औजार और मशीनें, अब जाइए देखिए पोत निर्माण उद्योग होगा वहाँ भी हमें लोहे की ज़रूरत होगी, है ना। यार्ड वगैरह बनाना होगा वहाँ भी ज़रूरत होगी। रेलगाड़ियों की बनाना होगा तो वहाँ भी हमें जो है लौह इस्पात की ज़रूरत। तो आप किसी भी जो है मशीनरी की जो बात कर लीजिए, आपको वहाँ लौह उत्पाद की जो है ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। इसलिए इसे कहा गया है मेरुदंड औद्योगिक उद्योग का। अगला क्वेश्चन है कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ। देखिए सबसे पहली बात कि वहाँ की जलवायु बहुत सूटेबल है। कपास के लिए चाहिए होता है कोष्ण और आर्द्र जलवायु, वहाँ पे है। दूसरी चीज़ मशीन आयात के लिए पत्तन की उपलब्धता वहाँ है। तीसरी चीज़ कच्चे माल की उपलब्धता वहाँ है। दक्ष श्रमिकों की उपलब्धता वहाँ है, क्योंकि घनी आबादी है मुंबई की तो श्रमिक भी मिल जाते हैं, है ना। तो देखिए अभी हमें जो है वो सही ऑप्शन पर टिक करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फोर्ट गैलेस्टर अवस्थित है, तो कहाँ है, मैंने बताया था आपको, ये है कैलिफोर्निया में, ठीक है। अगला है प्राकृतिक रेशा है, ठीक है। तो कौन सा है, नायलॉन तो मानवकृत है, एक्राइलिक भी मानवकृत है, लेकिन जूट जो है वो प्राकृतिक रेशा है। अब हमें अंतर बताना है, कृषि आधारित और खनिज आधारित उद्योग
में। तो देखिए कृषि आधारित उद्योग में क्या होता है, इसमें जो उद्योग होते हैं ना वो अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। खनिज उद्योग में क्या होता है कि जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं। दूसरा अंतर ये है कि जैसे देखिए सूती वस्त्र उद्योग हो गए, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग हैं। और खनिज आधारित उद्योग हो गए लौह इस्पात उद्योग। ठीक, अगला अंतर बताना है सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग में अंतर। सार्वजनिक क्षेत्र जिसका स्वामित्व किसके पास होता है, सरकार के पास होता है, जिसका संचालन भी सरकार करती है। लेकिन संयुक्त क्षेत्र का क्या होता है, सरकार और निजी व्यक्तियों, ठीक है, राज्यों और व्यक्तियों या फिर व्यक्तियों के समूहों द्वारा संचालन और स्वामित्व किया जाता है। जैसे देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्योग देख लीजिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड गवर्नमेंट की है। सेल ले लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। और संयुक्त क्षेत्र की ले लीजिए आप मारुति उद्योग लिमिटेड, ये संयुक्त क्षेत्र के उद्योग हैं। अब आएंगे हम फिलिंग द ब्लैंक में, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, कच्चा माल। तो दो दो उदाहरण देने हैं। कच्चा माल में क्या हो सकता है, गन्ना, लौह अयस्क, ठीक है। अंतिम उत्पाद में क्या हो सकता है, चीनी और इस्पात, ठीक है। तृतीयक क्रियाकलाप यानी टर्शियरी सेक्टर में क्या आता है, व्यापार और बैंकिंग। क्या आता है, व्यापार और बैंकिंग। कृषि आधारित उद्योग क्या है, एक तो सूती वस्त्र उद्योग है और एक चीनी उद्योग, बहुत सारे हैं। कुटीर उद्योग में क्या क्या है, जैसे टोकरी बनाना, है ना, मिट्टी के बर्तन बनाना। सहकारिता क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ले लीजिए, सुधा डेयरी सहकारी उपागम ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे सहकारिता वाले उद्योग हैं। तो चलिए यही समाप्त होता है मेरा ये वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं दोस्तों, जो है आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हो, समझ में नहीं आता है मुझे कहाँ खामी आ रही है। आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर पूरा वीडियो देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि मैम कितना अच्छा पढ़ाती हैं, है ना। आप लोग क्लिक करते हो फिर हट जाते हो, पूरा वीडियो तो देखो पहले। थैंक यू वेरी मच।